ठीक है, तो ये हो जाता है। और नाइट्रोजन के पास देख लो जरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं HCl में, बताओ जरा। 6 + 4 + 5 कितने हो जाते हैं? 15। 15, और एक माइनस है तो +1 करना पड़ेगा, मतलब 16 हो जाते हैं, राइट। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, मतलब 12 हो गए, 4 बचे हैं, वो नाइट्रोजन को हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सर वो जो आपने फर्स्ट वाला डायग्राम दिया था ना, स्ट्रक्चर CH3O NO2, उसका फॉर्मल चार्ज बता दो ना। कार्बन पे 0, हाइड्रोजन पे 0 0 0 0 0 -1। कैलकुलेट करके बता, देख लिए। हाइड्रोजन्स के तो किसी एक नाइट्रोजन पे तो 5 रहते हैं ना, वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। 5 है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके? सर 4। बॉन्ड पेयर, हाँ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 8 है। अच्छा, इस पे +1 आ जाएगा फिर। हाँ वही सर, इसलिए। हाँ, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 8 है। सॉल्व करो तो 5 - 4 विच इज +1। ओके सर, कंफर्म। नाइट्रोजन पे +1 आ जाता है, और इस ऑक्सीजन पे एक -1 आ जाता है, फिर ठीक। समझा सर। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड में 0 फॉर्मल चार्ज, ब्रोमीन में 0 फॉर्मल चार्ज, फ्लोरीन में भी 0 फॉर्मल चार्ज, HCl में N पे एक नेगेटिव चार्ज है, बाकी सबका तो 0 0 माइनस। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, चलो। और कुछ क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला चाहिए पूजा, प्लीज स्पेसिफाई योर क्वेश्चन। सर 10th वाला ही चाहिए, SCN वाला। HCl में हम लोग के पास S है, C है और N है। अपने पास 16 इलेक्ट्रॉन शो करने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो एक एक बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन किसी भी एटम का ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम डबल डबल करेंगे। यहाँ अब देखो, कार्बन का ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, तो बची हुई वैलेंसी जो है हम लोग लोन पेयर से कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया। कुछ भी डाउट यहाँ पे? नहीं। बस सॉल्व, दिस इज द आंसर। कैलकुलेट करना है इसका तुमको। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर 4 होते हैं, और -½ ऑफ बॉन्ड पेयर विच इज 4। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0 चार्ज। इस कार्बन पे सॉल्व करो। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के 4 होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, -½ ऑफ बॉन्ड पेयर टोटल 8 है। तो सॉल्व करोगे तो 0 चार्ज आ रहा है। नाइट्रोजन पे देखो, सॉल्व करो, 5 होते हैं, माइनस लोन पेयर 4 है, -½ ऑफ बॉन्ड पेयर मतलब 4 है। सॉल्व करो, 2 हो जाता है। 5 - 4 - 2 विच इज 5 - 6 विच इज -1। तो इस पे कितना चार्ज है, -1। समझ में आ गई बात? यस। ये सब चीजें भी दिमाग में एकदम फास्ट कैलकुलेट होनी चाहिए, बिकॉज इतना अपने पास टाइम नहीं है नीट में कि हम इतना सॉल्व करते बैठेंगे। मॉलिक्यूल को देख के सारे कैलकुलेशन दिमाग में करने की आदत डाल दो तुम। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करना सीखा था, वैसे फॉर्मल चार्ज भी दिमाग में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही सभी को? यस सर। ठीक है, चलो। तो ये इतना क्विक कैलकुलेशन होगा तभी जाके कुछ काम बनने वाला, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस में डाउट है अक्षय को। ठीक है अक्षय, एक काम कर, मेरे को उस क्वेश्चंस सर के। यस। NO2- का सर, फर्स्ट वाला। NO2- का बनाना है। NO2- में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता मेरे को कितने हैं। 18। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 2 ऑक्सीजन में हो जाते, 12 हो गया। फिर ऑक्सीजन में 6 होते, 2 ऑक्सीजन के 12 हो जाएंगे, -1 है, इसके लिए एक और ऐड कर दूंगा मैं। टोटल 18 हो रहे, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन सेंटर में रहेगा, ऑक्सीजन सराउंडिंग में रहेगा, राइट। पहले तो तू एक एक बॉन्ड बना दे, है कि नहीं। यस सर। फिर तू क्या करेगा, डबल डबल कर दे बॉन्ड। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सही बात है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लोन पेयर। लोन पेयर दे देंगे। 16 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। हाँ सर। 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चार्ज तो किसी पर भी नहीं आएगा, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे 0 रहेगा सभी एटम का।
एक बार चेक एक डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा तो फॉर्मल चार्ज आएगा ना। माइनस, एक मिनट रुक जाओ, 5 माइनस 0 इंटू नाइट्रोजन पे प्लस ये NO2 प्लस होगा, मैंने गलती से माइनस कर दिया होगा, जिसमें प्लस चार्ज इस नाइट्रोजन पे है। वो कैलकुलेट करो जरा फॉर्मल चार्ज दिमाग में। सर बट माइनस साइन भी हो सकता है बिकॉज नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, फिर हम एक और देंगे। बट वो एक्सपांडेड ऑक्टेट हो जाएगा ना, नाइट्रोजन एक्सपांडेड ऑक्टेट नहीं। नहीं सर, लेकिन अगर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हटा देंगे और उसको एक बॉन्ड पे माइनस चार्ज दे देंगे तो आ जाएगा। नाइट्रोजन का डिस्टर्ब होगा फिर। कैसे? तो एक बॉन्ड हटाएगा तो नाइट्रोजन का लॉस नहीं है। सर मॉलिक्यूल NO2 माइनस है, NO2 प्लस नहीं। तू बोल रहा है यहाँ पे लोन पेयर देके यहाँ पे ऐसे कर दूं, ये बोल रहा है क्या कोई बच्चा मुझे? हाँ सर। जब दो बॉन्डेड एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, पहले तो स्टेबल फॉर्म में ये बताओ, उसके बाद रेजोनेंस के फिनोमेना से ये सारी शिफ्टिंग होती हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू जो बोल रहा है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए तेरे को एक नया कॉन्सेप्ट पहले जाना पड़ेगा रेजोनेंस। फिलहाल के लिए इसके नेचुरल स्टेट में ऐसे ही बना दो इस मॉलिक्यूल को। एंड व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्ट्स हियर ड्यू टू रेजोनेंस, देन सॉरी व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, तो जाके चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। बट फिलहाल इसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। उसके रेजोनेटिंग फॉर्म NO2 माइनस हो सकते हैं, बट NO2 प्लस जो है वो उसका नेचुरल स्टेट है। सर पर आपने क्वेश्चन में NO2 माइनस ही दिया था। यस, और शायद मैंने मिस्टेक से दिया होगा यहाँ पे। यहाँ पे मैंने NO2 माइनस लिखा ना, प्लस। चलो, यहाँ पे कितना आ जाता है? ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करा किसी ने? ये ऑक्सीजन का कैरो कैलकुलेट। 0। जो आएगा इसका नाइट्रोजन का कितना आ रहा? सर +1। +1। +1। इसका कितना आ रहा? 0। 0। 0। सेम ही तरह का ऑक्सीजन है ना, देखो दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। चलो फिर ठीक है बच्चों, थोड़ा हम लोग एक्सेप्शंस आज डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शंस और एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ये पहले डिस्कस नहीं किया ना तुम लोगों के साथ? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। नहीं सर। नो सर। ठीक है, एक्सेप्शंस आज डिस्कस करेंगे। यूजुअली ये चीज मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन अभी देखते हैं इसको। देखो, एक्सेप्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जो ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाता उसको हम लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज जो ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन इज, ऑक्टेट रूल could not explain following property। क्या क्या चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाता? पहली चीज जो नहीं एक्सप्लेन कर पाता ऑक्टेट रूल, वो ये नहीं बताता कि भाई चलो ठीक है बाकी के सारे तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन का डुप्लेट क्यों कंप्लीट हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट होता है। अक्षय तेरे क्वेश्चंस को फोटो खींच के भेज देना मेरे को एक PDF के फॉर्म में, तो वो कर लेंगे हम लोग। हाँ यस, सर, मैंने भेज दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे। एक मिनट। यस, एक मिनट। हाँ, यस, जो बच्चे होमवर्क सबमिट किए प्लीज रेज योर हैंड, बाकी को बच्चों को निकालना है मुझे क्लास से। प्लीज रेज योर हैंड, आई क्रॉस वेरीफाई। यस, अद्रिता का आ गया, अर्पिता का आ गया होमवर्क, अक्षय ने सेंड किया हुआ है ऑलरेडी, अश्विनी का आ गया, दृष्टि, आर्यन, दीपाली, नितिन, प्रीति, पूजा, आयुष, ज्योतिका, शुभांगी, प्रियंका, श्रेया, भाविका। ठीक है, 19 बच्चों ने सेंड किया है, बाकी के बच्चों लोग जब होमवर्क सेंड कर दोगे तो ज्वाइन कर लेना। चलो।
होमवर्क सेंड करके अपना नाम मेरे को सेंड करो, तो मैं तुम लोग को वापस से मीटिंग में एंट्री देता हूँ, अदरवाइज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। Yes, I don't want any explanation from anyone. तुम लोग होमवर्क करो, सबमिट करो, ज्वाइन करो, अदरवाइज मत करो ज्वाइन। ये अपने हाथ रेज रखना बच्चों, नीचे करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड ना। शुभम तूने होमवर्क किया है ना? हाँ सर। हाथ तेरा रेज है, क्यों नहीं है? सर डाउन कर दिया ना। नहीं मत कर, डाउन निकल जाएगा तो फिर मेरे को ब्लेम मत करना। अरे सर सॉरी सर। चलो, बढ़िया, सारे निकल गए। यस, ब्रिसिला का हुआ 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 है, होमवर्क सबमिट किया है। सर अभी तक सबमिट नहीं हुआ है तो कभी सबमिट होगा? और क्लास खत्म होने के बाद। नहीं, अभी करो सबमिट, अदरवाइज क्लास को नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना। ओके सर ओके। चलो, एक्सपांडेड ऑक्टेट के रूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सॉरी, ऑक्टेट रूल के फेलियर्स डिस्कस कर रहे थे। ऑक्टेट रूल क्या चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाता है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ डुप्लेट इज कंप्लीटेड इन हाइड्रोजन एटम। तो ये नहीं बता पाता फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अक्षय, तेरा क्वेश्चन मैं क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा, मेरे को एक बार रिमाइंड कराना। यस फॉर्मेशन of compounds involving completion of duplet, involving completion of duplet। और कौन सा एटम है बच्चों जो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के अलावा? हीलियम। 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 का तो डुप्लेट कंप्लीट है, वो क्या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाएगा? कोई भी नहीं सर। लिथियम। लिथियम बना, ठीक, लिथियम भी तो है, वो भी तो बनाता है। हाँ सर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्विंग कंप्लीट ड्यूप्लेट, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड लिथियम, ठीक है, सॉरी लिथियम। ये दो लिथियम कैसे? लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 है ना। 3 है, तो उसके पास उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम है सर। लिथियम का नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। तो लिथियम के नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन जाने के लिए इसको क्या करना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए सो दैट हीलियम मिल जाए, कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए सो दैट नियॉन बन जाए? सर एक इलेक्ट्रॉन वो करना चाहिए। लूज डोनेट। किसका कॉन्फ़िगरेशन, डोनेट। किसका कॉन्फ़िगरेशन रीच हो रहा है? हीलियम। हीलियम का। हीलियम का, मतलब डुप्लेट कंप्लीट करके अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है ना ये लिथियम, है कि नहीं? सर समझा। तो इस ये चीज हो जाती है। पहली चीज तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता ऑक्टेट रूल। दूसरा चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कंपाउंड्स को। देयर आर मेनी कंपाउंड्स व्हिच हैव देयर कंप्लीट इन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देयर ऑक्टेट्स इनकम्प्लीट, राइट? सर
बोलो। सर तो वो सेम चीज तो बोरॉन से भी हो सकती है ना, उसका तो लास्ट सेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 ले या 3 छोड़े, तो क्या पॉसिबिलिटी है? बोरॉन ना लेने, 3 छोड़ने का और लेने का काम नहीं करता, शेयर करने का काम करता है बोरॉन। तो बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं कर पाता, और वही सेकंड एक्सेप्शन है। there are many compounds that have their incomplete octet but they are still stable। ठीक है, अपने आप को खुद स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं BeCl2, BCl3, AlCl3, these all are the exceptions। यहाँ पे तुम लोग सेंट्रल एटम का देखोगे, अगर तुम लोग वैलेंसी, तो इनका वैलेंसी आई मीन इनके ऑक्टेट्स अगर देखोगे तो ऑक्टेट इनके कंप्लीट है ही नहीं। BeCl2 का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चों। क्या तुम लोग को बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे? नहीं सर। नो सर। टेबल ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो भाई, जो जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके अंदर NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जिसके अंदर नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, उसको स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। यही बोलता है ना ऑक्टेट रूल। बट BeCl2 तो स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाता। BCl3 जो है, यहाँ पे भी तुम लोग देखोगे तो बोरॉन जो है वो 3 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है क्या तुम लोगों को बच्चों? देख के बताओ जरा। नो सर। बट स्टिल नो सर। सेम गोज फॉर AlCl3। एल्यूमिनियम जो है वो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है एल्यूमिनियम? 6। बताओ। 6 से सराउंडेड है, बिकॉज एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, फिर भी स्टेबल है AlCl3। कैसे स्टेबिलिटी मिल रही है इन लोगों को? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की डेफिशिएंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। याद रखना बच्चों, बेरिलियम और बोरॉन फैमिली हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाते हैं। बेरिलियम बोरॉन फैमिली जो होते हैं, इनको हमेशा, इनके कंपाउंड्स कभी भी ऑक्टेट इनके कंप्लीट होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इनके कंपाउंड फिर भी स्टेबल होते हैं। कैसे स्टेबल होते हैं? नो, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये चीजें फेल हो जाती हैं ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट रूल fails to explain the stability of compounds with incomplete octet। कंप्लीट ऑक्टेट, ये एक चीज हो जाती है। ये एक और फेलियर हो जाता है ऑक्टेट रूल का। थर्ड चीज पे आते हैं बच्चों, थर्ड पॉइंट पे। ऑक्टेट रूल एक्सपांडेड ऑक्टेट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे बच्चों बेरिलियम और बोरॉन की फैमिली जो है वो हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट बनाती है, वैसे ही एक्सपांडेड ऑक्टेट, वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली के जो ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरे मेंबर्स हैं, they always form expanded octet। For example sulfur and rest of the element of their group expanded octet बनाते हैं। phosphorus expanded octet बनाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में expanded octet होता है। ठीक है, तो सल्फर, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, याद रखना ये चीज मैं जनरलाइज कर रहा हूँ तो तुम लोगों को अच्छे से याद रहे ये चीज। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या हो जाता है? वो कंपाउंड जिसमें हैलोजन अपने ही एटम से, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन एटम से ही बॉन्ड बना रहा है। दे हैव देयर ऑक्टेट एक्सपांडेड। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड, जैसे सल्फर के ज्यादातर कंपाउंड जो होते हैं, फॉस्फोरस के कंपाउंड जो होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड का एग्जांपल बता दो, जैसे ICl3। देखो जरा, आयोडीन एक हैलोजन है, क्लोरीन भी एक हैलोजन है। जब दो हैलोजन आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं तो उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात बच्चों? इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? ये एग्जांपल मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ICl3। ठीक है, here they have expanded octet and they are stable, but octet rule fails to explain how they have expanded octet, why they have expanded octet। octet rule के इनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आता। इसके लिए इन कंपाउंड्स का लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त तो बच्चे जो होते हैं अटक जाते हैं, बिकॉज ये एक्सेप्शन का पार्ट है, ऑक्टेट रूल में नहीं अप्लाई होते। लुईस तो ऑक्टेट रूल फॉलो करके लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? एग्जाम्पल देखना,
तुम लोगों को पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ SF6 का। यहाँ पे देखो सल्फर है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन के तो सारे ऑक्टेट बरोबर से कंप्लीट है, लेकिन सल्फर जो है तुम लोग देख रहे हो बच्चों कितने कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर यहाँ पे। 6। रुक जाओ एक मिनट, अब बताओ कितने बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड बना रहा है। 6 बॉन्ड बना रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है सल्फर? द क्वेश्चन इज दिस। 12 12। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो एक एटम के पास सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उसके वैलेंस ऑर्बिट में। यस, हैंड्स डाउन एवरीवन प्लीज। ऑक्टेट रूल के हिसाब से एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है, सेंट्रल एटम, उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे स्टेबल रख पा रहा है इतने इलेक्ट्रॉन के साथ? वो ऑक्टेट रूल नहीं बता पाता बच्चों। वो दूसरे थीरीज में हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्सपांडेड ऑक्टेट बोलते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज हाइपरवैलेंट स्पीशीज। हाइपरवैलेंट स्पीशीज मतलब, हाइपर मतलब जब ज्यादा हो जाए। वैलेंसी इनकी 4 बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए थे, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन ऑक्टेट इनका एक्सपांड हो रहा है, इसके लिए इनको हाइपरवैलेंट स्पीशीज भी बोलते हैं। हाइपरवैलेंट स्पीशीज कैसे बनते हैं ये ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन कर पाता। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है ऑक्टेट रूल का। इसके अलावा ऑक्टेट रूल और क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाता बच्चों? ऑक्टेट रूल ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता व्हाई देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर स्ट्रक्चर। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाता ऑक्टेट रूल। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। बच्चों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का लुईस स्ट्रक्चर अगर तुम लोग बनाने की कोशिश करोगे तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और दोनों के बीच में तुम लोग बॉन्ड बनाओगे तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और नाइट्रोजन के वैलेंसी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? बताओ जरा, कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है नाइट्रोजन? 5। 7। 7। 7। और ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 8। तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो समझ रहा है। ये ऑक्सीजन इसलिए बॉन्ड बना रहा है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, और उसका हो भी रहा है ऑक्टेट कंप्लीट। बट नाइट्रोजन क्यों बॉन्ड बना रहा है? उसका तो ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ, वो तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं पहुंचा। ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया ऑक्टेट रूल, जिसको बाद में एक्सप्लेन किया गया कि नाइट्रोजन जो होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, ये इनका भले ऑक्टेट ऐसे कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये जो एक लोन पेयर है और दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है दूसरा लोन पेयर, दोनों आपस में आके शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड जैसे। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं और अच्छे डायग्राम से बना देता हूँ तुम लोग को और समझ में आए। तो ये नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ये नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, ये दोनों पास में आते हैं और दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर करते हैं, और NO2 जो है वो N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है। और देख रहे हो, पहले जो नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं कंप्लीट था, क्या अब कंप्लीट है बच्चों? देखो, क्या अब कंप्लीट है? देख के बताओ जरा। यस सर। पहले नहीं थे जब अलग अलग थे, और अब ये मॉलिक्यूल ऐसे है। तो ये मॉलिक्यूल जो होते हैं हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता था बच्चों। ऑक्टेट रूल ये चीज नहीं बता पाया क्योंकि उस टाइम पे उतना ज्यादा लुईस को, ये ऑक्टेट रूल जब मैं बोलता हूँ तो मैं लुईस की बात कर रहा होता हूँ, लुईस ने ये रूल बताया। ऑक्टेट रूल फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज बनते क्यों हैं और ये स्टेबलाइज कैसे होते हैं, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, और यही इसलिए फेलियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑक्टेट रूल fails to explain formation of
फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज कैसे हो रहे हैं, ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीशीज। ठीक है, तो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता। 4 फेलियर डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, 5वें फेलियर पे आते हैं बच्चों, 5th फेलियर पे। जैसे कि ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करता शेप ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये नहीं बता पाता कि क्यों कुछ कंपाउंड्स का शेप बेंट होता है, क्यों कुछ कंपाउंड का शेप लीनियर होता है, क्यों कोई टेट्राहेड्रल होता है, क्यों ऑक्टाहेड्रल होता है, बाइपिरामिडल क्यों होता है। ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन करता ऑक्टेट रूल। और ऑक्टेट रूल जो होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में कहीं पे सुनेगा, ऑक्टेट रूल सिर्फ बता देता है भाई कि ऐसे ऐसे लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू बता देता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेबल है कि अनस्टेबल है ये बताया क्या बच्चों तुम लोगों को मैंने अभी तक, या फिर ऑक्टेट रूल ने नहीं सर। नहीं सर। ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं एक्सप्लेन करता, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ये चीज ऑक्टेट रूल नहीं एक्सप्लेन करता। तो ये सारे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बाद में दूसरे थ्योरी डेवलप करेंगे। ठीक है बच्चों, वो थ्योरीज पे आएंगे बच्चों, लेकिन पहले सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। याद है बच्चों कुछ क्लास पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड देखा था। क्या होता है आयनिक, यस आयनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी। It is not water soluble. आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल अक्षय, क्यों नहीं सॉल्युबल होंगे? Sorry sir, उल्टा बोला मैंने। हाँ उनके ऊपर So they are polar. they are polar, yes they are highly polarized, they have complete positive and complete negative charge। और बताओ और प्रॉपर्टी बताओ मुझे जरा आयनिक कंपाउंड्स के। yes They do not have shape. they do not, yes they do not have specific shape, yes very good। और कोई? Bad conductor of heat and electricity. Sorry, electricity in solid state. but Good in a melted state. Moist, moist or melted। yes moist नहीं, molten और aqueous state में इन लोग ज्यादा solubility दिखाते हैं, बाकी bad conductor। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। and also they are solid at room temperature, right? they are very hard। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। यस ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कोई फिक्स नहीं होती उसमें ना। ठीक है चलो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों कैरेक्टर्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है सर उसने ज्योमेट्री इसके लिए नहीं, वो एक्सेप्शंस के लिए बोल रही थी। ज्योमेट्री एक्सेप्शन, अच्छा उसके लिए, हाँ तो लिखा ना ज्योमेट्री यहाँ पे, शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, राइट? शेप ज्योमेट्री इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये जान लो, जो भी कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दे आर जनरली लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है तो याद रखना है ये चीज, एग्जैक्ट अपोजिट बोलेंगे हम लोग। वहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट थी तो यहाँ पे इनकी क्या रहेगी बच्चों? लो लो मेल्टिंग। बिल्कुल सही, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों ही। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अगर देखोगे तो वो भी जल्दी से बॉईल हो जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट इनकी कम होती है। एक और पॉइंट बताया था मैंने तुम लोगों को कि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शंस बड़े फास्ट होते हैं, याद आ रही है तुम लोगों को ये बात? जबकि इनके बहुत स्लो होते हैं, दे अंडरगो molecular reactions at slower rate, at very slow rate। ठीक है, और लास्टली बच्चों इनका ज्योमेट्री जो होता है वो एक फिक्स होता है, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है। दे फॉर्म डायरेक्शनल बॉन्ड, दे फॉर्म डायरेक्शनल बॉन्ड। डायरेक्शनल बॉन्ड का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बना लेते हैं एंड देयरफॉर दे हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। फिक्स ज्योमेट्री एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब अरेंज होता है हर बार एक बॉन्ड तो उसकी ज्योमेट्री
वही आएगी हर बार। जैसे एक बॉन्ड, अगर जैसे तुम लोग टेट्राहेड्रल की बात करते हो कि जब कभी भी कोई कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आता है तो दो प्लेनर बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड बाहर आएगा और एक बॉन्ड पीछे जाता है, ऐसे होता है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, हमने पढ़ा भी है ये सारी चीजें। और क्या अब जीयूसी में पढ़े थे स्ट्रक्चर के बारे में। तो जब कभी भी तुम लोग कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो और कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, तो उसमें हर बार दो तुम लोग को प्लेनर बॉन्ड मिलेंगे, एक बॉन्ड बाहर की तरफ आता हुआ है, एक बॉन्ड अंदर अंदर की तरफ जाता हुआ। तुम लोग उसको तोड़ के वापस से जोड़ोगे तो फिर भी ज्योमेट्री यही अटेन होगी। तो क्योंकि फिक्स बॉन्ड का डायरेक्शन है तो फिक्स ज्योमेट्री आएगी हर बार। समझ में आ रही है बात बच्चों? ये 4 पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ अ कोवैलेंट। नेक्स्ट टॉपिक, पोलैरिटी ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड। एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है, जैसे एक आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट कैरेक्टर शो कर रहा था। आयनिक बॉन्ड का कोवैलेंट कैरेक्टर को समझने के लिए अपने को फजन रूल की प्रिंसिपल पड़ी। कोवैलेंट बॉन्ड के आयनिक कैरेक्टर और पोलर नेचर को समझने के लिए तुम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये तो समझी सी बात है, जब कभी भी एक कंपाउंड, एक एटम अपने ही जैसे सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ बॉन्ड बनाए, या फिर लगभग थोड़ा सा ही डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, वो बॉन्ड के एग्जैक्ट सेंटर में होंगे कि नहीं होंगे, बताओ जरा। यस सर। लेकिन अगर कोई एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ऐसे एटम के साथ जिसके अंदर जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में लार्ज डिफरेंस है, तो डू यू थिंक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बॉन्ड के सेंटर में होंगे? नो सर। किसकी तरफ ज्यादा होंगे? सर सीएल की तरफ ज्यादा होंगे। Cl की तरफ ज्यादा चल जाएंगे, बिकॉज बीइंग क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, और ऐसा करने से इसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का क्राउड जो है वो बढ़ जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव दिखने लगेगा बच्चों बाहर से। क्योंकि क्लोरीन सिर्फ नेगेटिव दिख रहा है, एक्चुअली नेगेटिव हुआ नहीं है, लिया नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम लोग उसको डेल्टा नेगेटिव से दिखाते हैं। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। और हाइड्रोजन के आसपास इलेक्ट्रॉन की भीड़ कम हो गई है, इसके वजह से हाइड्रोजन जो है पार्शियल पॉजिटिव नजर आता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में से चार्ज डेवलप होंगे क्या, बताओ जरा। ये नो। हाइड्रोजन नहीं होंगे। नो सर। नो सर। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है ना बॉन्ड के आजू बाजू में, बॉन्ड के आजू बाजू में जो चार्ज का सेपरेशन होता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इस फिनोमेना को? पोलराइजेशन। कितना आसानी से मॉलिक्यूल पोलराइज हो पा रहा है, इस एबिलिटी को, मॉलिक्यूल की इस एबिलिटी को हम लोग पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। पोलराइजेशन का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? सेपरेशन ऑफ चार्जेस ऑन अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट के बॉन्ड के अक्रॉस जो भी चार्ज सेपरेट हो रहा है, उस सेपरेशन ऑफ चार्जेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। कितना आसानी से कोई मॉलिक्यूल पोलराइज हो रहा है, उसकी एबिलिटी को पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप हो रहा है, उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलार मॉलिक्यूल। तो ये कौन सा है? पोलार मॉलिक्यूल। और ये कैसा मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वाला? क्या कोई चार्ज डेवलप हुआ है इसके ऊपर? नहीं सर। इसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन पोलार मॉलिक्यूल। समझ में? पोलार मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो बच्चों याद रखना, पोलार मॉलिक्यूल में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो भी पोलार होता है। ठीक है, उसके आसपास चार्ज सेपरेट होते हैं। पोलार का मतलब दो पोल्स बन जा रहे हैं ना, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसपे पोल्स डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स, उसको हम लोग पोलार मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ऐसे बॉन्ड को पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं पोलार कोवैलेंट बॉन्ड और एक होते हैं नॉन पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। पोलार कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब कभी भी दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस हो।
ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कभी बनता है जब कभी भी बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत थोड़े अमाउंट से डिफर करे। जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का देख लो तुम लोग, लगभग सेम ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, बताओ जरा, सी एच बॉन्ड पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती 2.4 होती है और एच की 2.2 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है, लेकिन क्या कोई ज्यादा डिफरेंस है बच्चों इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस है, तो ये भी लगभग नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, अपने को कैसे पता चलेगा कितना डिफरेंस चाहिए मिनिमम की पोलैरिटी हो? बच्चों 0.4 से ज्यादा का डिफरेंस होगा ना, तो जाके पोलर 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 कोवेलेंट बॉन्ड बनने लगता है। कितना बोला मैंने? सर एक बार रिपीट करो। 0.4 से ज्यादा का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो मॉलिक्यूल जाके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने लगता है। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। समझ में? 0.4 से ज्यादा का रहेगा तो जाके नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हल्की पोलैरिटी डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया? बहुत सारे टर्म्स हमने यहाँ पे देखे। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजों को डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पहले तो बात करते हैं पोलराइजेशन। एक सेकंड, कुछ बच्चों ने होमवर्क सेंड किया है, लोगों को ऐड कर लेते दो। पोलराइजेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी, पोलराइजेशन का डेफिनेशन में लिख रहा था ना। पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज द phenomenon of separation of charges around a covalent bond due to difference in electronegativity of bonded atoms. तो जब कभी भी बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक कोवेलेंट बॉन्ड के आसपास चार्ज डेवलप हो जाते हैं, चार्ज सेपरेट हो जाते हैं, तो उस फिनोमेना को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पोलराइजिबिलिटी क्या होती है? The ability of a molecule to get polarized, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिबिलिटी। इसके अलावा और क्या हमने टर्म पढ़ा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? a covalent bond having opposite poles on each end, on each terminal। ठीक है,
तो उसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ऑपोजिट पोल का मतलब एक पे पॉजिटिव पोल है तो एक पे नेगेटिव पोल जनरेट होगा, और हमेशा एंड पे होंगे, बॉन्ड के एंड पे ये पोल्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं फिर? पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? सो द पोलर मॉलिक्यूल्स, they are these are the molecules containing molecules on which there are one or more polar, in which there are one or more polar covalent bonds are present. तो जिसमें भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। जरा मुझे बताओ बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जरा मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा पोलर होगा ये चारों में से? ये मेरे पास एक HF है, ये मेरे पास एक HCl है, ये HBr है, और ये HI है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी बताओ जरा, और क्यों HF क्यों लगता है HF सबसे ज्यादा पोलर होगा? नहीं, HCl का सबसे ज्यादा। HF की पोलैरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर HCl, फिर HBr, फिर सबसे कम HI है। क्यों लगा ये ऑर्डर? HF फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। यस, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कुछ सबसे ज्यादा पुल करेगा वो, मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव चार्ज और स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो ज्यादा होगा इधर पे। ठीक है, एज कंपेयर टू HCl, HBr एंड HI। समझ में आ रही है बात? राइट, तो हाँ सर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा अपनी तरफ, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर समझा। तो ये चीज हो जाती है, ये ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी हो जाती है। बच्चों जो पोलैरिटी होता है उसको कैसे बताते हैं? जैसे HF तुम लोगों ने बोला सबसे ज्यादा पोलर है, इसमें इस सिंबल होते हैं बच्चों, सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं पोलैरिटी। जब बता रहे हो तुम लोगों को पता है दिमाग में कि फ्लोरीन जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, लेकिन बुक में उसको रिप्रेजेंट करके भी बताना पड़ेगा ना, कि एक जो जिसको नहीं पता है ये सारी चीजें तो वो देख के सीख जाए। तो कैसे दिखाते हैं? हमेशा याद रखना, एरो से बताते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, और ऐसे प्लस साइन हम लोग देखते हैं, जहां पे प्लस साइन है वहां से उस एटम के इलेक्ट्रॉन जहां पे एरो है उसकी तरफ मूव हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ मूव कर गए हैं ना, तो हाइड्रोजन जहां जिसके इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं उसको प्लस ऐसे बता देना है, और जहां पे हेड है उसकी जिसकी तरफ को मूव करे हैं उसको एरो से बता देना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, तो मैं कहाँ पे डोनेट करवा रहा हूँ? मैं तो मूव करवा रहा हूँ। पूरी तरह से डोनेट करता तो उस पर प्लस चार्ज होता ना। सही बात है सानिका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यस इफ हाइड्रोजन को अगर मैं हीट करूं, इसमें बॉन्ड ब्रेक करूं, तो हाइड्रोजन को मजबूरी में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा और H+ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो हाइड्रोजन नेचुरली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, बट हाइड्रोजन को अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर गए? फ्लोरीन की तरफ, और अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस बार हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ को चल जाने वाले। ठीक है, तो हमेशा सिंबल याद रखना बच्चों, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा ये एरो यूज करते हैं हम लोग। एरोस का हेड जो होता है वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ होगा, और प्लस जो होगा वो उसकी तरफ होगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से पता चल जाएगा एरो का हेड जिधर पे है उस वाले एटम को डेल्टा नेगेटिव चार्ज देना है, और प्लस जहाँ पे उसको डेल्टा पॉजिटिव। क्या सिंबल समझ में आ गया सभी को? यस, यस सर। ठीक है। चलो फिर इस मॉलिक्यूल में सिंबल देने की कोशिश करो। N, ये लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, और ये H है, और ये N है। एक मिनट, ये लोन पैर है नाइट्रोजन के, और इसमें ये F F और F है। ठीक है, तुम लोग मुझको बताओ बच्चों,
कि डायरेक्शन किसके तरफ है, एरो किसकी तरफ, हेड किसकी तरफ, टेल किसकी तरफ, प्लस साइन किसकी तरफ, पहले वाले मॉलिक्यूल में बताओ। सब प्लस साइन हाइड्रोजन के तरफ और हेड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के तरफ। यस, बिल्कुल सही। और तीनों हाइड्रोजन के साथ वैसा होगा, राइट? यस। वेरी गुड। यस। चलो, तो तुम लोग बोल रहे थे ऐसे करने को, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और उधर पे बताओ जरा। प्लस नाइट्रोजन पे। प्लस नाइट्रोजन पे, बिल्कुल सही। और फ्लोरीन पे हेड, राइट? यस सर। एक मिनट रुको, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो बता सकते हो बच्चों कौन ज्यादा पोलर है, ये NH3 है ये ज्यादा पोलर है कि NF3 है वो ज्यादा पोलर है? इसकी पोलैरिटी NH3। NH3 लग रहा है कि NF3? NF3। क्यों लग रहा है NH3? मेरे को क्लियरली सुनाई दिया। कितने बच्चों को NH3 लग रहा है? सिर्फ वो अपने हाथ रेस कर दे यहाँ पे। 3 बच्चों को लग रहा है। यहाँ पे पहले से भी हाथ रेस वाले बच्चे थे। सिर्फ जिन बच्चों को लग रहा है वो अपना हाथ रेस कर दें। यस, क्यों लग रहा है बच्चों को? ये एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? व्हाई डू यू थिंक NH3 इज मोर पोलर देन NF3? नाइट्रोजन की भी हाई होती है और फ्लोरीन की भी हाई होती है, लेकिन नाइट्रोजन की हाई होती है और हाइड्रोजन की हाई नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो तुम बोल रहे हो कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन डिफरेंस कम बता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ। डिफरेंस है इस वजह से? नहीं, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन वो नहीं है बच्चों यहाँ पे। सर अकॉर्डिंग टू साइज देखेंगे तो इसका साइज छोटा होगा और उसका साइज बड़ा होगा। किसका बड़ा होगा साइज? हाइड्रोजन का छोटा होगा, फ्लोरीन का बड़ा होगा। हाँ, तो फिर उस हिसाब से जो छोटा तो उसका पोलराइजेशन ज्यादा है, तो फिर NH। नहीं, actually this is also not satisfying. See, I'll give you the right explanation. जो तुम लोगों को अगर ये सवाल कोई पूछा तो तुम लोगों को यही explanation आना चाहिए। What is the exact reason? अगर तुम लोग लोन पेयर का भी इलेक्ट्रॉन का वेक्टर देखोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उसकी तरफ एरो रहेगा ना, प्लस रहेगा, ऐसा रहेगा ना लोन पेयर के वेक्टर्स। लोन पेयर का मैं बता रहा हूँ। Did you get this? Electrons are present here, so arrow should be here. राइट, हम लोग जब एरो ड्रॉ करते हैं तो हेड कहाँ पे रहता है? जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऑर्बिटल, जो लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, उसका अगर मैं एरो वेक्टर बनाऊं तो उसका वेक्टर ऐसा ही बनेगा ना? सब लोग एग्री कर रहे हो मेरे साथ? Yes, sir. ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया लोन पेयर का वेक्टर कैसे क्यों ऐसे बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है वहां पे हम लोग एरो का हेड बताते हैं ना, है कि नहीं? यस। ये सर। चलो, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा होगा ना बच्चों। अगर तुम लोग ध्यान से NH3 का मॉलिक्यूल देखो तो इसमें तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और तीनों के वेक्टर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं ना। वी नो, जब एक ही डायरेक्शन में सारे मैग्नीट्यूड जाते हैं तो सारे वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा फिजिक्स में, याद आ रहा है सभी? Yes, sir. ठीक है, तो यस इस तरह सर। जब डायरेक्शन सेम होता है तो सारे वेक्टर्स ऐड हो जाते हैं और ये वेक्टर लोन पेयर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो भी हाइड्रोजन के रिजल्टेंट वेक्टर होगा, एक मिनट, एक मिनट हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो लोन पेयर वेक्टर के साथ में होगा और दोनों लोन पेयर और रिजल्टेंट वेक्टर ऐड होके ओवरऑल डायपोल मोमेंट, ओवरऑल पोलैरिटी जो होगी बढ़ा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? जबकि हाई फ्लोरीन की बात देखो, फ्लोरीन देखो, तीनों फ्लोरीन जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब तीनों वेक्टर का डायरेक्शन दूर दूर है। इनका अगर रिजल्टेंट मैं बनाऊं, तीनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इनका भी रिजल्टेंट जो होगा, तीनों दूर जा रहे हैं, तीनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा कुछ, है कि नहीं?
तीनों फ्लोरीन का। देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन जा रहे हैं, और अवे जाने की वजह से तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आ जाएगा कुछ बीच में, है कि नहीं? सब लोग एग्री? Yes, sir. और इसका रिजल्टेंट और लोन पेयर का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो कैंसिल करेंगे कि ऐड करेंगे वेक्टर्स यहाँ पे एक दूसरे को? Cancel. कैंसिल करेंगे तो जो पोलैरिटी का वैल्यू है वो मिनिमाइज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे NH3 ही ज्यादा पोलर है NF3 से, द रीजन इज डिफरेंट। NH3 क्यों ज्यादा पोलर है NF3 से? क्योंकि NH3 में जो पोलैरिटी के वेक्टर्स थे वो अपने आप को लोन पेयर वेक्टर के साथ अलाइन कर लिए थे, जिस वजह से नेट पोलैरिटी ऐड होके इंक्रीज हो जा रही थी। जबकि NF3 में जो पोलैरिटी वेक्टर्स थे वो लोन पेयर के अपोजिट अपने आप को अलाइन कर लिए हैं, जिस वजह से लोन पेयर, जो भी पोलैरिटी लोन पेयर की थी और जो भी पोलैरिटी NF3 की वजह से थी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और रिजल्टेंट पोलैरिटी जीरो नहीं तो मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगी। मिनिमम मतलब 0.8 0.9 ऐसे कुछ पोलैरिटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी पोलैरिटी। क्या बात समझ में आया? तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन जाता है डायरेक्शन ज्योमेट्री पे जाता है, ना कि इसका एक्सप्लेनेशन साइज ऑफ एटम या फिर पोलराइजेबिलिटी पे जाता है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी वगैरह आयनिक कंपाउंड में बड़ा मैटर करती है, लेकिन यहाँ पे शेप बहुत मैटर करता है। आयनिक कंपाउंड में शेप इसलिए मैटर नहीं करता था क्योंकि आयनिक कंपाउंड का कोई पर्टिकुलर शेप होता था क्या? बताओ जरा। नो सर। तो No, इसकी sir. वजह से अपने को शेप देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे अपने को शेप देखने की जरूरत है। ठीक है, शेप देखने की जरूरत है क्योंकि इनका कोई डेफिनेट शेप है, और अरेंजमेंट इनका ज्योमेट्री डिसाइड करेगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनकी ज्योमेट्री अगर ऐसी है तो तुम लोग पोलैरिटी वेक्टर्स के थ्रू तुम लोग पता कर सकते हो। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ बच्चों क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तुम लोग को एग्जाम में पूछ देगा। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को पूछता हूँ जो ऑलरेडी पूछा हुआ है, जेई मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। जेई मेंस की डिफिकल्टी लेवल नीट के डिफिकल्टी लेवल जैसी ही होती है लगभग। तो ये क्वेश्चन पूछा था जेई मेंस में, बोला था 3 कंपाउंड दे दिया था, बोला था बताओ कि कौन सबसे ज्यादा पोलर है और कौन सबसे कम, ऑर्डर में अरेंज करो। और बच्चे डर गए कि ये कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है। बट बच्चों आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता, एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है ना तुम लोगों को। ये मॉलिक्यूल था एक ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, ये एक मॉलिक्यूल था जीओसी में रेजोनेंस पढ़ा है, कितने बच्चों ने रेजोनेंस पढ़ा है? रेजोनेंस इफेक्ट, आई मीन मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच का तो हो गया होगा ना रेजोनेंस इफेक्ट? यस सर। पढ़ा है अच्छे से? तो तुम लोग बताओ मुझको बच्चों, NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? यस, मॉर्निंग बैच इवनिंग बैच वाले बच्चे बताएं जरा। NH2 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? अक्षय का हो गया रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा के? नहीं सर। फिर आंसर क्यों दे रहा है, गेस मत कर। सर रेडॉक्स में ये कॉन्सेप्ट है। जीओसी में है लास्ट पार्ट में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में। ओके सर। ठीक है, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग, और NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग? मेरे को बताओ जरा। अगर ये चीज नहीं पता है तुम लोगों को तो ये क्वेश्चन तो तुम लोग डेफिनेटली रॉन्ग करोगे या फिर तुक्का मार के आओगे। बस यही, तुक्का मारोगे तो 75% चांस है कि रॉन्ग हो जाएगा वो। चलो बताओ जरा, NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि विड्रॉइंग? दीपाली इज सेइंग इट इज डोनेटिंग। विच वन इज डोनेटिंग, NH2 की NO2 की? दोनों हो सकता है ना, दोनों भी डोनेटिंग हो। NH2 NH2 is donating, okay. What about NO2? पहले ये पता करना पड़ेगा और तभी पता चलेगा तुम लोगों को इसका आंसर। यस, NO2 is withdrawing। देखो कैसे पता करता है, पता चलता है हम लोगों को whether the group is donating और withdrawing। एक ट्रिक बताता हूँ जिसको याद रखना है सभी को।
और जिसका जीओसी नहीं हुआ वो भी ये चीज को इधर से समझ सकता है। देखो बच्चों, जो भी सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप जब एरोमेटिक रिंग पे लगे रहते हैं, सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप्स, सैचुरेटेड ग्रुप्स जो होते हैं वो हमेशा प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, और प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, पता चलेगा, एक सेकेंड। प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस यहाँ पे कुछ सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है जिसमें, क्या बात समझ में आ रही है? वैसे ग्रुप्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो वैसे सैचुरेटेड ग्रुप्स आते हैं। इसमें एक्सेप्शन आते हैं CCl3, ये पूरे सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ये रादर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। CF3 और कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो जैसे NH3+, वो सारे एक्सेप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड ग्रुप एक्सेप्ट दीज कंपाउंड्स ऑल आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। whereas अनसैचुरेटेड ग्रुप का कोई एग्जांपल बताएगा मुझे? फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है ना हमने? अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें, हाँ साइनाइड किसी ने बोला, वेरी गुड, मेरे दिमाग में वही चल रहा था साइनाइड अभी। चलो बहुत अच्छी बात है। ये सारे माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जितने भी अनसैचुरेटेड होंगे सारे सारे विड्रॉइंग होंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन भी नहीं है। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल किसी ने साइनाइड बोला क्योंकि C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो इट इज अनसैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर फंक्शनल ग्रुप में दिखता है तो दैट इज अनसैचुरेटेड। टेल मी सम अदर एग्जाम्पल। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ईथर। एसिड, यस। ईथर कहाँ से दिख रहा है भाई डबल बॉन्ड ईथर में तेरे को? ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप होता है, कितना डबल बॉन्ड है इसमें? सॉरी सर, कीटो ईस्टर। एस्टर बोल, कीटोन बोल, हाँ कीटोन हो जाएगा। एस्टर बोलो, ये भी सही आंसर है। ठीक है, कैन यू अल्डिहाइड। डबल बॉन्ड इसके अंदर? अल्डिहाइड हो गया, देन यू हैव अमाइड, देन यू हैव नो एनहाइड्राइड, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं। तो दे ऑल आर इंक्लूडिंग नाइट्रो। यू सी नाइट्रो ग्रुप जो है, तुम लोगों ने इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाया था ना नाइट्रोमीथेन का, यस सर। उसमें तुम लोगों ने देखा एक जगह पे डबल बॉन्ड था, एक जगह, डबल बॉन्ड, एक जगह सिंगल। तो डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रो में डबल बॉन्ड है। सो व्हिच टाइप ऑफ ग्रुप इट इज? NO2, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एरो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा ना, है कि नहीं? है कि नहीं बच्चों, बताओ जरा। यस सर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। सैचुरेटेड ग्रुप में एग्जांपल आते हैं NH2, OH, CH3, OCH3, ये सारे डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो NH2 एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऐसा दिखाएगा ना यारो, है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा। ठीक है, सिर्फ तुम लोग इसके एरो बता दोगे ना तो तुम लोग को खुद ही समझ में आएगा। जबकि थर्ड वाले केस में ऐसे और ऐसे। तो बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रांगली पोलार कौन है? ध्यान से सोच समझ के। नाउ यू नो द डायरेक्शंस ऑफ पोलराइजेशन। थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे ज्यादा पोलर क्यों है? सर वेक्टर सब एक ही डायरेक्शन में। तो दोनों के वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे और मैग्नीफाई हो जाएंगे, राइट? तो एक ही डायरेक्शन में है, तो सबसे ज्यादा पोलर थर्ड वाला होना चाहिए। सर सेकंड में NO2 ऐसे क्यों है? NO2, सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना चाहिए, लेकिन इरेज नहीं हो रहा है, ये हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा, फिर कौन सा रहेगा बताओ जरा, क्या लगता है? लॉजिकली सोचो। सेकेंड। सेकंड होना चाहिए क्योंकि उसके वेक्टर्स जो हैं थोड़े अभी भी एक ही तरह के डायरेक्शन में है,
थर्ड वाले में तो डायरेक्शन और चेंज हो रहा है, राइट? हाँ, तो वो वाला आई मीन फर्स्ट वाले में तो और चेंज हो रहा है, तो ये ऑर्डर हो जाता है। वैसे इस क्वेश्चन को पूछा होता है विच हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, सेकंड और थर्ड में कंफ्यूज होता है कि कौन ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो उतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन ज्यादा अपोजिट नहीं हुआ है ना दोनों का, थोड़ा सा ही टिल्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था किसका सबसे हाईएस्ट है, तो कौन सबसे हाईएस्ट होगा बच्चों? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड में से थर्ड वाला शो कर रहा है ना, है कि नहीं? Yes, sir. थर्ड वाला क्यों शो कर रहा है, उसका रीजन समझ में आ गया सभी को? क्योंकि उनके जो डाइपोल वेक्टर्स हैं दोनों अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर लिए हैं, और इस वजह से इनका डाइपोल मोमेंट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल मोमेंट? बच्चों पोलैरिटी को मेजर करने वाली क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट। किसी कंपाउंड का अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो मतलब उसकी पोलैरिटी ज्यादा है, किसी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कम है तो उसकी पोलैरिटी कम है। समझ में आ रही है बात? डाइपोल मोमेंट वैल्यूज होते हैं, जिस वैल्यूज के थ्रू हम लोग बता सकते हैं हाउ पोलर योर कंपाउंड इज। डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है म्यू, और फॉर्मूला होता है क्यू इंटू आर। ये फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का। जैसे दो कंपाउंड है एक कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं, ए कंपाउंड और बी कंपाउंड, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है उसको आर बोलूंगा, और जो चार्ज इनके ऊपर डेवलप हुआ है लेट्स से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो स्ट्रेंथ ऑफ पार्शियल पॉजिटिव या फिर स्ट्रेंथ ऑफ पार्शियल नेगेटिव को क्यू बोलूंगा मैं। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्यू इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच एटम एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम। ये दोनों चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। इसका यूनिट होता है डीपाई, यूनिट होता है इसका डी बाय डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट हम लोगों को कंपाउंड के पोलैरिटी के बारे में आइडिया देता है कि हाउ पोलर योर कंपाउंड इज। समझ में आ गई बच्चों डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक मॉलिक्यूल दो, तुम लोग बता करके बताओगे मुझको कि कौन ज्यादा पोलर है। यस सर। चलो बढ़िया, एक मॉलिक्यूल देता हूं मैं तुम लोगों को। तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है H2O, और तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है OF2। तुम लोगों को बताना है कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है। आराम से कैन ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर्स एंड कैन देन टेल मी। यस एनीवन? किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक? सर 2 मिनट। 2 मिनट, चलो। OF2 दीपाली को लगता है OF2 ज्यादा पोलर है। ठीक है, Sir, आंसर इसका H2O होगा बच्चों। चलो जो लोग ट्राई कर रहे हो, H2O is more polar than OF2। कैसे पता? वेक्टर्स ड्रॉ करो तो पता चलेगा। देख रहे हो H2O में दोनों के डाइपोल वेक्टर्स एक ही जगह पे
ऐड हो रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो डायपोल वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। जबकि OF2 में दोनों के डायपोल वेक्टर्स जो हैं अपोजिट जा रहे एक दूसरे से, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे नेट डायपोल 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। समझ में आया सभी को? यस, कितने लोगों को समझ में आ गया? सर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और साइज का भी हम कंसीडर कर सकते हैं ना? The most important factor here is the geometry itself. अगर ज्योमेट्री सेम है, उसके बेसिस पे नहीं पता कर पा रहे, देन यू कैन कंसीडर दिस फैक्टर्स। ठीक है, साइज, ओके सर। नेगेटिविटी, वो सब आ जाता है जब उसके बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो, ज्योमेट्री के बेसिस पे नहीं हो पा रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो तुम लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर होगी बात? कुछ डाउट? चलो ठीक है बच्चों, अगर कुछ डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाता है डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, वेक्टर शिफ्टिंग से दोनों का बराबर। क्या दोनों का बराबर आ जाएगा नितिन? सर क्या बोल? सर वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं ना, तो ऐसा करेंगे तो दोनों का बराबर ही आ जाएगा ना अपोजिट में। टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं मतलब वेक्टर्स को तो टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं ना। भाई डायरेक्शन, मैं फिजिक्स के वेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे को यहाँ पे नॉर्मली सिर्फ बता रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट देख, सेम है कि अपोजिट है। H2O में देखा तो दोनों का सेम डायरेक्शन है क्या मूवमेंट का? वो सर समझ गया, मुझे बस उसमें डाउट था सर। तो बस यहाँ पे हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हम लोगों को जरूरी है केमिस्ट्री के लिए। आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग। डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब बात करेंगे हम लोग जरा VSEPR थ्योरी के बारे में। एक काम करो बच्चों, ब्रेक ले लो अपना, नया टॉपिक है VSEPR थ्योरी, तो हम लोग रीजॉइन करोगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेम लिंक पे रीजॉइन करना है शार्प 8:40 को। समझ में आ गई बात सभी को? ओके सर। ठीक है।